बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने बीवी को दूध में जहर डालकर दिया और कहा इसे पी लो, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से बहुत नफरत थी। मेरी बीवी घर वालों की पसंद थी। मैं जान छुड़ाने के लिए दूध वाले गिलास में जहर डालकर दोस्तों के पास आ गया। मैं उसकी मौत की खबर सुनने के लिए बड़ा बेताब था कि अचानक अम्मा की घर से कॉल आई और कहने लगी, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो तुम्हें बुला रही है। मैं दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने मरते हुए ऐसी बात बताई कि मेरी तो रूह ही कांप गई। आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उजड़ने का तीसरा दिन था। मुझे उस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन ज़दा महसूस हो रहा था। इस तकलीफ से निकलने के लिए मैं शहर वापस जाने लगा। सुबह सवेरे ही उठ गया। मेरे बाप ने अपने मरहूम भाई की बेटी आयमा से मेरी मर्जी के बगैर ही निकाह कर दिया था। वो मुझसे उम्र में 4 साल बड़ी थी, गहरे सांवले रंग की, ऊपर से बिल्कुल गवार। मैंने भी सामान बांधना शुरू किया तो वो मेरी मिन्नतें करती रही कि इतनी जल्दी वापस ना जाएं। मुझे वो एक आंख न भाती थी। उसका बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बस चाहता था कि वो मंजर कहीं गायब हो जाए। मैंने तो अब्बा के कहने पर कड़वा घूंट भर लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली दुल्हन आयमा से कोई रायत ना बरती और साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का तो मेरा भी इरादा नहीं था, मगर मैं तुम्हारी शक्ल से बेजार होकर जा रहा हूँ। तुम्हारी एक काली स्याह शक्ल मुझे डरा रही है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वो एकदम मुरझा सी गई है। अब्बा को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ तो वो भी मुझे रोकने लगे। उनके सामने तो मैं एक नहायत फर्मा बरदार बेटा था। वो तो दिन रात मेरी शान में कसीदे ही पढ़ते थे। मैं नहीं चाहता था कि उनका दिल मेरी किसी बात की वजह से दुखे। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे रुखसत तलब की। अब्बा तो मजीद मेरे गर्विदा हो गए थे। उन्हें अपनी मेहनती बेटे पर मजीद फख्र होने लगा था। मैं जब घर से निकला तो आयमा किचन में काम कर रही थी। मैं उसे बताए बगैर ही घर से निकला और खुली फजा में सांस लिया। हकीकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की रंगीनियां अपनी जानिब बुलाती थी। शहर तो मैं बजरिया बस पहुंचता था ताकि मेरे घर वालों को किसी किस्म का मुझ पर शक ना हो, मगर बस अड्डे पर मेरे बॉडीगार्ड्स बमा मेरी महंगी कार के पहुंच चुके थे। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती थी। मुझे इस बात का कामिल यकीन था कि अगर कभी मेरे अब्बा को पता चल गया कि उनका इकलौता बेटा क्या काम करता है तो वो तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। जहाँ तक बीवी की बात है तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी। बुसीदा ख्यालात वाली और रंगो नूर से दूर मुझे चाहिए नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक हसीन और दिलफरेब अदाओं वाली लड़कियाँ मेरी दोस्त थीं। तभी तो मुझे गांव की सांवली सी लड़की एक आंख न भाई थी। शहर में मेरा एक नाम था, एक पहचान थी। बड़े बड़े स्मगलर्स मेरे आगे पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर्स तो क्या, पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देख सकती थी। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, मैं शहर का एक जाना पहचाना और बड़ा स्मगलर था। ये उस दिन की बात है जब मैं भेस बदलकर कॉलेज की बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियों और लड़कों को मैं अपने दाम में फंसाने आता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती कि वो आगे बढ़कर अपने वालिदैन का सहारा बने, अपने बाप के कंधों पर बड़ा बोझ हल्का करे। मैं अच्छी खासी रकम की ऑफर करता तो बहुत से नौजवान मेरे करिंदे बनकर स्मगलिंग का काम शुरू कर देते थे। मैं बस में सवार था जब एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वो हर चीज से बेनियाज, अच्छी खासी, अक्खड़ मिजाज लड़की थी। उसका बस्ता काफी खस्ता हाल था। शूज टूट फूट का शिकार थे। उस लड़की के हुलिये से उसकी गुर्बत की दास्तान चीख चीख कर सुना रही थी। मुझे मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गुर्बत से जान छुड़वाने के लिए हर हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उसे मुखातिब करके कहा कि तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वो तो गुस्से से भड़क उठी और मुझे घूरने लगी और कहने लगी, क्या है, मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों को मुखातिब करने का तो बहाना ही रचा लिया है तुम लोगों ने।
मुझे इसकी जुर्रत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये मेरे लिए नहायत कारे आमद साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी बीवी का सरपा लहरा गया था। मेरे हाथों मुंह ही कड़वा हो गया। उस दिन के बाद मैं हर रोज बस में सवार होता। इस लड़की को मुखातिब करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता। मैंने अपने खास बंदों को उसकी जासूसी भी करने के लिए लगा दिया था। अगले ही दिन मुझे उसकी मुकम्मल मालूमात मिल चुकी थी। वो गरीब से लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। उस लड़की यानी आयशा के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं अपनी इस कैफियत से बेखबर था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में आप बैठा था। मैंने उसके प्रिंसिपल को कह दिया था कि आयशा की पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और अकड़ तो मेरे साथ खड़े मेरे बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड्स को देखकर ही खत्म हो गई थी। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लिखकर मैं वहां से उठा, लेकिन न जाने क्यों मेरा जी बार बार उस लड़की को देखने को करने लगा था। चंद दिन बहुत मसरूफ गुजरे। मैं आयशा को ना देख पाया था, मगर उसका ख्याल बराबर मुझे तंग करता रहा। अचानक एक दिन आयशा की प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने मुझे बताया कि आयशा की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर घुंसा पड़ गया। परसों आयशा की रुखसती थी। वो प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई। जब उसने मुझसे कॉल करके बताया, मैं गमो गुस्से के अजीब से मरहले से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं तो आयशी से मोहब्बत करने लगा हूं। मुझे अपनी इस हालत पर जी भर कर हंसी आई। एन उसके निकाह की शाम को मैंने अपने भरोसे के आदमी भिजवा कर आयशा को उसके घर से अगवा करके अपने फार्म हाउस में बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हदायत दी कि लड़की को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की हिफाजत मेरे जिम्मे थी। उस पर मैंने आंच भी ना आने दी। मेरा दिल आयशा को देखने के लिए मचलता रहा, मगर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद मसलहत के तहत रोका था। एक दिन और एक रात अपने फार्म हाउस पर रखकर उसे बाहिफाजत उसके घर वापस पहुंचा दिया गया। वो जैसे मासूम मेरे फार्म हाउस में आई, वैसे ही मासूम और पाक अपने वापस घर चली गई। मेरे इल्म में ये बात आ चुकी थी कि आयशा के मंगेतर ने ये कहकर रिश्ता खत्म कर दिया है कि तुम एक दिन और एक रात बाहर रह कर आई हो। मुझे क्या मालूम तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शायद तुम अपनी मर्जी से ही घर से निकली हो। मैं ऐसी बदकिरदार लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। ये भी सुनने में आया था कि इस मामले के बाद आयशा बहुत दिल बर्दाश्ता सी हो गई। वो सारा दिन रोती रही। बूढ़ा बाप बेटी को देख देख कर कुटता रहा। जो मैं चाहता था वो ही हो गया। किसी को कानों कान खबर भी ना हुई कि इसके पीछे किसका हाथ था। यूं सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। अब मुझे आगे पेश रफ्त करके आयशा के दिल में जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ करने का आदी था, तभी तो आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस को मुझ पर शक था, मगर वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने से कासिर थी। खैर, मैं आयशा की गली में जाकर खड़ा हो जाता। मैंने बड़ी होशियारी से आयशा के वालिद के साथ ताल्लुकात बढ़ा लिए थे। वो सीधा सादा सा आदमी था। उसे अपनी तरफ माइल करने में जरा भी देर ना लगी। उसके वालिद ने बताया कि उनका घर का सारा खर्चा आयशा का मंगेतर ही करता था। घर का चूल्हा इसी लड़के के दम से गर्म होता था। अब तो फाकों तक की नौबत पहुंच गई है। मैंने उसके वालिद के घर में राशन डलवा दिया। आयशा के वालिद ने बहुत मना किया, मगर मैंने भी कह दिया कि मुझे अपना बेटा ही समझें। मेरी रसाई आयशा के घर तक हो गई। मैं पैसा पानी की तरह लुटा रहा था। आयशा ने मुझे पहचान लिया, इसलिए वो मुझसे कलाम नहीं करती थी, लेकिन मेरी मुसलसल मेहरबानियों ने भी उस पर असर डाल दिया। वो मेरी शराफत की कायल हो चुकी थी। एक दिन उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि इंसान को गलतफहमी हो ही जाती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उस दिन के बाद मैं जब भी उनके घर जाता वो मुझसे चाय पानी का खुद पूछती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने दोस्ती कर ली और यूं रावी चीन ही चीन लिखने लगा। मैं उसे घुमाने पार्क ले जाता, अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता, दुनिया जहां की चीज़ें उसके कदमों में डाल देता, और ऐसा करने पर मुझे बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं होता था, बल्कि मुझे दिली सुकून मिलता था। आयशा का झुकाव भी मेरी तरफ ही था। छुपे अल्फाज में उसने अपनी चाहत का इजहार मुझसे कर दिया था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैंने भी एक लम्हा जाया किए बगैर आयशा के बाप से उसका रिश्ता मांगा। उसे कोई एतराज़ नहीं था।
बल्कि वो तो खुशी से हलकान हो रहा था। आयशा ने भी हाँ कर दी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी शादी की खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर तो मेरा कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरह से यकीन दिलाया कि वो हमारी राह में नहीं आएगी, चूँकि मैंने उसको देखना भी पसंद नहीं करता, मगर वो ना मानी। आयशा ने शर्त रखी कि मैं जब तक आयमा को तलाक नहीं दूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं आयमा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। तो फिर कुछ ऐसा करो कि वो खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। आयशा ने कहा। मुझे उसकी बात बहुत पसंद आई। मजबूरन मुझे सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। अब्बा और आयमा मेरी आमद पर बहुत खुश थे। मैंने अपना रवैया आयमा के साथ सख्त कर लिया। बात बात पर उसको तजलील करने लगा था, मगर वो खामोशी आंसू बहाती रहती और उसकी काली कलोटी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं उसकी सांवली रंगत के ताने देता तो वो शीशा पकड़ के हर वक्त रोती रहती। उसके आंसू देखकर लम्हा भर को मेरा दिल ना दुखता, मगर मैं भी क्या करता। मैं आयशा के इश्क में पागल हो गया था। मैंने उसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया। अब तो नौबत मार पीट तक आ गई थी। मैंने आयमा पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी उसके मुंह से शिकवा तक नहीं सुना था। मुझे आयमा की डटाई पर मजीद गुस्सा आने लगा था। वो काफ़ी सख्त जान थी। मैं जितना उससे दूर भागता वो उतना ही मुझ पर मरती। मेरी ज़िंदगी में अगर आयशा ना होती तो अब तक मैं आयमा का असीर बन चुका होता, मगर अब जब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी ये हरकतें मुझे जिच करती। मैं किस्सा तमाम करके जल्द से जल्द आयशा के पास जाना चाहता था। उसके मनमोहनी सूरत मुझे बहुत याद आती थी। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हुआ चला था। उससे मेरे कारोबार पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था, जो कि मोबाइल पर आयशा के साथ मुसलसल राब्ते में था। इसलिए मैं थोड़ा सब्र किए बैठा था। मैं आयशा को सारे हालात से आगाह कर रहा था। अब तो वो भी आयमा की डिठाई से आजिज आ चुकी थी। उसने मुझे आयमा को जहर खिलाने का मशवरा दे दिया। एक लम्हे के लिए मेरा दिल डूब गया था, मगर उसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। मैंने आयमा को जल्द खुशखबरी सुनाने का कहकर कॉल बंद कर दी। शाम हो चुकी थी। मैंने आयमा को घर में ढूंढा, मगर वो कहीं नजर नहीं आई। मैं छत पर गया तो वो सोगवार सी बैठी हुई थी, आंसू बहा रही थी। मैंने उसे बड़े प्यार से बात की थी। क्या हुआ आयमा? मेरे पूछने पर वो रो दी, मगर लब पे कोई शिकवा न लाई। मैं बहुत बुरा हूँ ना? मैंने लहजे में मसनूई मोहब्बत भरकर उससे पूछा तो वो तड़प कर ही रह गई। बुरी तो मैं हूँ। पहले आपकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। आपकी तरफ देखकर दिल दुखता है। कैसे आप जैसे हसीन मर्द को मुझ जैसी बदसूरत बीवी मिली है। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें थी जो मुझे अपनी पस्ती का यकीन दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वो कहते हैं जिसकी सूरत स्याह थी उसका दिल बहुत उजला सा था। मैंने उसके आंसू पूंछकर उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा तो उसने दूध का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि वक्त थम जाए, मुझे इस मासूम लड़की की जान ना लेनी पड़े, मगर आयशा का सरपा जब आंखों के सामने लहराया तो मुझे कड़वा घूंट पीना ही पड़ा। मैं कुछ देर उसके पास बैठने के बाद गवाला की दुकान पर गया और गवाला की दुकान से ताज़ा दूध लिया और डेरे की तरफ चल दिया। वहाँ से मैंने खेतों में डालने वाली जहरीली स्प्रे दूध पर छिड़की। ऐसा करते वक्त मेरे हाथ थर थर कांप रहे थे। मैं पसीने से शराबूर हो चुका था, मगर उस दिन शैतान ने मेरी एक न चलने दी। वो मुझ पर बुरी तरह गालिब आ चुका था। घर की तरफ चल दिया। मुझे हर किस्म का एहसास खत्म हो चुका था। मैंने मुसनूई मोहब्बत जिताकर दूध आयमा के सामने रखा और कहा इसे पी, मगर वो हिचकिचाहट का शिकार थी। मेरे मजबूर करने पर उसने दूध का गिलास पी लिया। जब मुझे यकीन हो गया कि वो इतनी जहरीला दूध पीने से मर जाएगी तो मैं भी उठ गया। सामान तो पहले ही मैंने पैक किया था और आयमा को अलविदा कहकर खुशी खुशी शहर के सफ़र पर निकल पड़ा। मैं बहुत मुतमईन था कि मेरी खुशियों के दरमियान सबसे बड़ा कांटा अब निकल चुका था, मगर न जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बैठा चला जा रहा था। मैंने आयशा को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, लेकिन उसके घर पहुंचकर मैंने सरप्राइज़ देने का सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और उसके घर में दाखिल हो गया।
लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। खामोशी इस कदर थी कि मुझे कब्र का गुमान होने लगा था। तभी मैंने आयशा को देखा, वो एक कमरे से नमूदार हुई, सजी संवरी सी, वो बिलाशुबा बहुत हसीन लग रही थी। मैंने आयशा के हाथ में मिठाई की प्लेट देखी, वो खुशी से नहाल हो रही थी। आज हमारे रास्ते से हर किस्म का कांटा निकल चुका है। आज खुशी का दिन है, ये मिठाई खाओ और खुशी मनाओ। मुझे मिठाई देखकर अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, मगर आयशा के बार बार के इसरार पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। वो मुस्कुराती हुई एक कमरे में चल गई। जब उसे काफी देर हो गई और वो ना लौटी तो मैं भी उसी के पीछे चल गया। मैंने दरवाजे की ओर से झांका तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। कमरे से एक मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। आयशा उसके पास बैठी कह के लगा रही थी, आमिर जी आप तो फिक्र ही ना करें, मैंने तो अदील का पक्का इंतजाम कर लिया है और मैंने मिठाई में जहर डालकर उसको खिला दी है और आज अपना बदला मैंने उससे ले लिया है। वो क्या समझता था कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था? मुझे किसी ने अगवा करवाया था। मेरा मुजरिम अदील ही तो है। शुक्र है आमिर, आपने मंगनी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। मोहब्बत तो मैं सिर्फ आपसे ही करती थी और करती रहूंगी। आयशा की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत न रही। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया। अचानक घर से कॉल आई और मेरी माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वो तुम्हें बुला रही है। मेरे तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मुझे अपनी गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, हालत मेरी भी खराब हो रही थी, लेकिन मैं अपनी परवाह किए बगैर जल्दी से गांव पहुंचा तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मेरी रूह कांप उठी और फिर अचानक वो मेरे पाँव पकड़कर बोली, आप मुझे माफ़ कर दें। मैं घबरा गया। मैंने कहा, क्या हुआ आइमा? उसने रोकर कहा, मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, मुझे आपके गुनाहों पेशे के मुतल्लिक काफ़ी सबूत मिले थे। मैं शशोपंज में मुब्तला रही कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या ना, मगर मैं आपको दोज़ख के अज़ाब से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पुलिस किसी भी लम्हे आपको गिरफ्तार करने आ सकती थी। आयमा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगी थी। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे खतरनाक बताए। मैं रो रो कर इसलिए दुआएं करता रहा और फिर अचानक ही मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने इर्द गिर्द डॉक्टर्स का हजूम देखा। सबसे पहले मैंने आयमा के बारे में पूछा। अल्लाह ने करम किया और आयमा बच गई। जब मेरी तबीयत संभली तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने थाने में दिन रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। आज 10 बरस बाद मुझे जेल से रिहाई मिली थी। मैं अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर वापस अपने घर जा रहा था। दिल अनजाने से वसवसों से दहल रहा था कि न जाने आयमा मुझे माफ़ी भी करेगी कि नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को भी नहीं दी थी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया। घर से आयमा की पुरशफीक आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम दोनों का बाप बहुत बहादुर है। कभी भी अपने बाप को किसी से कम मत समझना। नफरत गुनाहगार से नहीं, गुनाह से की जाती है। मुझसे मजीद सब्र ना हुआ और मैं भागता हुआ घर में दाखिल हो गया। मेरे 10 साल के 2 जुड़वा बेटे माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही आयमा के कदमों में गिर गया। उससे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं अपने बच्चों से बगलगीर हो गया। मेरे बेटों के हर अमल से मेरे लिए एहतराम झलक रहा था और ये सब आयमा की अच्छी तरबियत का ही नतीजा था। मुझे आयमा से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी। उसकी सांवली रंगत मुझे रोशन जैसी मालूम होती थी। इन तीनों से मिलकर मैं अब्बा और अम्मा के कमरे में जानिब बढ़े। अब्बा अम्मा की कदमबोसी करके मुझे उनका शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी शरीके हयात ढूंढी। लोग सच कहते हैं कि बड़ों की मानकर इंसान कभी नामुराद नहीं रहता।